नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने मुखातिब हूँ। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था मोदी सरकार के 10 साल। हम आज भी उन 10 साल पे ही बात करें, क्योंकि कल जो बात की थी वो बहुत चीज़ें रह गई उसमें। और वास्तव में 10 साल, एक सरकार के 10 साल को 10 मिनट में निपटना, समझाना बहुत मुश्किल काम। इसलिए कल जो 15 मिनट का वीडियो हमने बनाया था उसमें पूरा हो नहीं पाया वो। इसलिए आ, इस बार फिर इस बार फिर जो है, आज फिर हम जो है मोदी जी के 10 साल पे ही बात करें। कल हमने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन बहुत सारी बातें छूट गई। और छूट गई उसमें क्या क्या छूट गया। देखिए, कल हम 5 किलो राशन जो मोदी जी मुफ्त दे रहे हैं वो उनकी बड़ी उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन दिया जा रहा है पूरे देश के अंदर। पिछले काफी साल, 4-5 सालों से तो दे ही रहे हैं, मतलब कोविड के बाद से लगातार दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी है ना। रुपया गिर रहा है, ये भी बड़ी उपलब्धि है उनकी। रुपया रुपया और डॉलर का रेशियो आज 80 से 83 रुपए के आसपास हो गया है। पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 58 रुपए था, आज 83 रुपए हो गया है। आ, उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना में उन्होंने सिलेंडर दिए गरीब लोगों को। वो उनका आंकड़ा है 9-10 करोड़, 11 करोड़ लोगों को सिलेंडर बांटे हैं, मुफ्त में बांटे हैं गैस के सिलेंडर। लेकिन 11 करोड़ में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने वापस सिलेंडर भरवाए हों, क्योंकि उसमें जो और जो सब्सिडी का प्रोविजन थी वो खत्म कर दी। और गैस जो है, मनमोहन सिंह सरकार में 400 रुपये का गैस सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का हो गया। अभी थोड़ा 100-200 रुपये कम किए हैं, शायद 900 रुपये या 800 रुपये ऐसे कुछ हैं। लेकिन आ, फिर भी 800 रुपये में भी गांव के लोग जो है सिलेंडर को तो मटकी रखने के लिए काम में ले रहे हैं और लकड़ी पे ही खाना बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। फिर उन्होंने बाथरूम बनवाए, तो बाथरूम बनवाना भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो बाथरूम ऐसे बने हैं कि वो अ, जहाँ बाथरूम बने वहाँ पानी नहीं है, और पानी है भी तो नालियाँ नहीं है, तो मच्छर हो जाते हैं। और पानी है नहीं, दरअसल गाँव में तो पानी है ही नहीं ना। पीने का पानी नहीं है तो बाथरूम में डालने का पानी कहाँ से आएगा। और मोदी जी कह रहे हैं, उनका प्रचार कह रहा है कि घर घर नल लगवा दिए हैं, लेकिन गांव में जाके देखो तो कहीं कुएं में भी पानी नहीं है। और जो थोड़ा बहुत पानी है वो इतना गंदा है कि पीने के काम में नहीं आ सकता। तो ये तो स्थिति बहुत ही विकट है। अच्छा, चलिए ये सब तो ठीक है। आ, बिजली की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा 18,000 गाँव को हमने बिजली से जोड़ दिया। पर 18,000 गाँव तो कुछ भी नहीं होता ना। और दूसरी बात यह है कि ये भी सच नहीं था जिस समय ये भाषण दे रहे थे वो गाजियाबाद में या दिल्ली में। उस समय ही 1 घंटे बाद उसका खंडन हो गया कि हमारे गांव में बिजली नहीं है। तो ये सारी चीजें, इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि एक तो एनआरसी और सीएए करवाए। एनआरसी करवाने की बात है तो असम में एनआरसी हुई है असम में। 40 लाख लोग उसमें बिना आधार के, बिना दस्तावेजों के पाए गए। बाद में उसको रीचेक किया तो 19,000 बिना दस्तावेज के मिले। अब ये जो प्रचार चल रहा था कि आसाम में 2 करोड़ जो है घुसपैठिए हैं और बांग्लादेशी हैं और मुसलमान हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, आसाम के बांग्ला मुसलमान हैं, वो आ गए हैं इसमें। और वो जो है सारा डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं और हमारा सारा बजट और रोजगार वो सारा। लेकिन कुल मिलाकर के 19 लाख जो है लोग ही उस एनआरसी में निकले। तो एक झूठ तो उनका साफ हो गया। दूसरी बात यह है कि 19,000 में, 19 लाख में भी 16 लाख हिंदू हैं। तो
कुल मिलाकर के वो हिंदू जो है, जो दलित हैं या आदिवासी हैं, उन लोगों के पास कोई आधार कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, दस्तावेज नहीं है, इसलिए कि वहां पर बहुत बार बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में पूरा गांव का गांव बह जाता है, कुछ भी इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं, तो कागज कहाँ से रखेंगे, कागज भी बह जाते हैं। तो वो वैसे लोग हैं। और कई लोग पिछले 5 सालों से, चूंकि उनके पास कोई आधार, ये कोई कार्ड, दस्तावेज नहीं है, इसलिए वो बहुत मुसीबत में जी रहे हैं। उनके पास खाने का या नौकरी करने का या कोई वैध कागज नहीं होने की वजह से वो डिटेंशन सेंटर जैसी चीजें जगह पड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही विकट स्थिति है। और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि ये एनआरसी सारे देश में हो, और सारे देश में जैसे, और खास तौर से वो बंगाल में चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन है, और वो किसी भी तरह से, मतलब एन के एन प्रकार कहते हैं ना, उस शासन को हटाना चाहते हैं। इसलिए वो वहां पर एनआरसी करवाना चाहते हैं। सीएए और एनआरसी के ऊपर शाहीन बाग में बहुत बड़ा, अ, वैसे तो पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन शाहीन बाग का आंदोलन पूरे देश में फैला। वहां पर जो है और शांतिपूर्ण आंदोलन था। कोई विद्रोह, कोई वो नहीं था, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई मारकाट नहीं हुई, कोई अव्यवस्था नहीं हुई पूरी तरह से। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको भी डिस्टर्ब करने की, उसको भी हटाने की, उसको भी लड़ाने की सारी कोशिशें करने के बाद भी वो नहीं हटे। कोविड का बहाना लेकर के उनको हटाया गया। बाकी वो और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, उस आंदोलन में, शाहीन बाग आंदोलन में, एक हाथ में संविधान, संविधान की जो महत्वता है, संविधान क्या कहता है, हमारे देश का संविधान कितना महत्वपूर्ण है, उसकी एक झलक उस एक हाथ में तिरंगा झंडा और एक हाथ में संविधान की किताब लेकर के वहां पर आंदोलन हुआ। और वो आंदोलन, उस आंदोलन के बाद ही उस संविधान की किताब का जो है महत्व सारे देश में बढ़ा। और आज जो ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसके अंदर संविधान ही केंद्र में है। संविधान के इर्द गिर्द ही सारी चीजें हो रही है, चाहे भाजपा हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, सब लोग संविधान के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। पहले जो लोग संविधान को हटाने की बात कर रहे थे, संविधान को जिन्होंने जलाया, संविधान का निरादर किया और बनते वक्त भी उसका विरोध किया, वो सारे लोग आज कस्में खा खा करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं कि हम संविधान नहीं हटेगा और आरक्षण नहीं खत्म होगा। और संविधान, अब तो बाबा साहब आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। मतलब इस तरह की बातें हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री तक बोलने लगे हैं। तो इस संविधान का, ये संविधान ही है जो हम सबको बराबर करता है, राष्ट्रपति को और देश के जमादार को या चपरासी को, दलित को, सबको एक वोट देता है। और एक वोट सबका बराबर वोट है, किसी की पावर, उस वोट की पावर किसी की कम ज्यादा नहीं है। इसलिए ये समता का जो भाव है इस संविधान के अंदर, जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात छिपी हुई है, वो चाहे से ये कहे कि भाई ये तो 1975 के बाद इसे 76 में जोड़ दिया संविधान की प्रियम्बल में, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, चाहे से वो जोड़ दिया, 76 में जोड़ा, लेकिन उसकी भावना संविधान के बनने से है। वो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ही एक वोट का जो अधिकार है वो सबको बराबर है। और आप ताज्जुब करेंगे, विदेश के, मतलब पश्चिम के, यूरोप के कई देशों में भी महिलाओं को
और वोट का अधिकार नहीं था, बहुत सालों तक नहीं था। दलितों और पिछड़ों को भी नहीं था, वहां पे भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों को और इस तरह से संविधान का अधिकार, मतलब वोट का अधिकार था। बाद में हुआ ये सब, लेकिन हिंदुस्तान में पहले दिन से जिस रोज संविधान लागू हुआ उस रोज से सबको बराबर अधिकार है। तो ये समाजवाद नहीं है तो क्या है, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है तो क्या है। तो इसलिए ये तो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सीए और एनआरसी की बातें कर रहे थे, अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किसानों और मजदूरों पे बहुत बड़ा हमला किया। खासतौर से किसानों की बात तो हमने कल की थी, मजदूरों पे, मजदूरों के जो 44 औद्योगिक अधिनियम बने हुए थे और जिससे मजदूरों को काफी राहत मिलती थी, वो लड़कर के लिए थे, कोई किसी ने यूं दान में नहीं दे दिए थे या किसी ने भीख में नहीं दे दिए थे। वो अधिकार जो है लड़ के लिए थे, हड़तालें करके लिए थे, आंदोलन करके लिए थे, और जो जो चीजें आंदोलन से नहीं निपटी वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा करके लिए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा तब वो चीजें मिली। यहां तक कि 1926 में औद्योगिक अधिनियम जो बना अंग्रेजों के जमाने में, 1926 जब देश गुलाम था, उन्होंने भी संयुक्त बार्गेनिंग का जो है वो स्वीकार किया था, यूनियन बनाने का अधिकार स्वीकार किया था। वो भी इस सरकार ने 44 जो कानून हटाए उसमें साफ कर दिया और 4 कोड बनाए, और उन 4 कोडों को बिना बहस के, कोविड के समय बहुत ही छोटी तो पार्लियामेंट होती थी, 3-3 4-4 घंटे कुल चलती थी, और उसमें भी राज्यसभा में तो बिल्कुल बहस नहीं हुई, खाली हॉल था, सारे लोग वॉकआउट करके निकल गए थे, तब वो प्रस्ताव पास किया। तो ये इतना बड़ा कठोराघात मजदूरों पर किया है। और किया क्या, जो उनके 8 घंटे की शर्त थी वो खत्म कर दी, जो उनके ओवर टाइम की शर्त थी वो खत्म कर दी, जो यूनियन बनाने का अधिकार था वो खत्म कर दिया, जो बार्गेनिंग की शर्त थी वो खत्म कर दी। तो बहुत सारे चीजें जो है उसमें उन्होंने उसको बहुत बड़ा हमला किया है। और आज जो, और फिर दूसरा ये था कि इसमें प्राइवेटाइजेशन का मामला था, वो प्राइवेट कर दिया सब चीजों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आई थी, कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे करते हुए आई थी। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उनकी पोल खुली है, और ये वैसे आरोप नहीं है जैसे उस विनोद राय ने लगाए थे मनमोहन सिंह सरकार पर, 1,75,000 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, और ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे जो नेशनल लॉस बता करके, जो मतलब कुछ हुआ ही नहीं, वो लॉस खुद इमेजिन करके लगाए। वो ऐसा आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने खोला है इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को। और निर्मला सीतारमन के पति ने तो कहा ही है कि ये विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घोटाला है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में ये सारी चीजें देखने वाला कोई नहीं है। आज हमेशा ये कहते हैं कि हमारे पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। अरे राफेल इतना बड़ा आरोप है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा आरोप है, कई लोगों को जो भ्रष्टाचार, जिनको आप कह रहे थे कि हम जेल में भेजेंगे, वो सारों को जो है आपने अपने पार्टी में मिला करके और उप मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, और क्या क्या नहीं कर दिया। तो ये सारी चीजें फिर आज 15 दिन मिनट पूरे हो गए। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप जो वोट करने जाएंगे तो इन सब चीजों का ध्यान में रख करके वोट करेंगे और अपने विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूं
कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को और लोगों तक फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे ताकि सच्चाई लोगों तक जाए। और ये एक वैकल्पिक मीडिया है, जो सरकार के खिलाफ या जनता के पक्ष को सामने रखने के लिए ये वैकल्पिक मीडिया का ये जो विकल्प है, इसको सुदृढ़ करने के में आपकी सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद।